So hey guys and welcome back to our channel Anurag Conceptuals and this is the third video of the different forms of taxation. So last वीडियो के अंदर हमने 4 तरीके के टैक्सेस के बारे में पढ़ा था। इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्सेशन, टैक्सेशन ऑन वेल्थ एंड अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स। आज हम डिस्कस करेंगे बाकी के बचे हुए फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस के बारे में और इस चैप्टर को फिर खत्म करेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सपेंडिचर टैक्स के अंदर। पब्लिक फाइनेंस के अंदर बहुत सारे डिस्कशन हुए और फिर ये डिसाइड किया गया कि जो टैक्स है वो इनकम पर लगाया जाए या फिर एक्सपेंडिचर पर लगाया जाए। मतलब लोग जब पैसा कमा रहे हैं तब टैक्स लगाएं या जब लोग पैसा खर्च रहे हैं तब टैक्स लगाएं। तो उसी के बेसिस पे एक बहुत बढ़िया डिस्कशन निकला और वो था कार्ल की तरफ से। उनकी एक बुक थी एक्सपेंडिचर टैक्स। उन्होंने उसमें प्रेजेंट करा कि टैक्स जो है वो इनकम पर क्यों ना लगाया जाए और एक्सपेंडिचर पर क्यों लगाया जाए। उन्होंने उसके बारे में प्रेफरेंस दिया था। लेकिन आपको भी पता है कि आज क्या चल रहा है, इनकम पर टैक्स लग रहा है और उसका रीजन भी है। अभी वो रीजन भी डिस्कस कर लेंगे। So the writers on public finance throughout the ages have been a numerous attempts to derive a criteria for a fair and just system of taxation. उनकी कोशिश थी कि जो भी हम टैक्सेशन का सिस्टम बना रहे हैं वो एक फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए। एंड इन द प्रोसेस देयर हैज बीन अ गुड डील ऑफ डिस्कशन एज टू वेदर इनकम और एक्सपेंडिचर इज बेटर इंडेक्स ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी। मतलब टैक्स किस पर लगाया जाए, इनकम पर लगाए या फिर खर्चों पर लगाए। The most complete case for the expenditure bill appears in the Kaldor book, An Expenditure Tax. He presents a case for an expenditure tax as a progressive and direct tax on consumption. ठीक है, उनका कहना था कि एक्सपेंडिचर टैक्स लगाया जाना चाहिए और वो एक्सपेंडिचर टैक्स एक प्रोग्रेसिव हो। मतलब जो ज्यादा खर्च करेगा उसे ज्यादा टैक्स देने की जरूरत है और जो कम खर्च करेगा उसे कम टैक्स देने की जरूरत है। एंड इट शुड बी डायरेक्ट का मतलब जिस पर्सन पे टैक्स लगाया है, जिस पर्सन ने खर्चा करा है, उसी पर्सन को वो टैक्स बियर करना होगा। जैसे इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स इज वन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। मतलब जिस पर्सन की इनकम है उसी पर्सन को टैक्स डिपॉजिट करना होता है गवर्नमेंट को। तो उन्होंने कहा कि एक्सपेंडिचर भी कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। क्लियर? सो कार्ल आर्ग्यूज दैट एन इनकम टैक्स क्रिएट डिफिकल्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क इनकम एंड प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, उनका कहना था कि जो भी पर्सन इनकम कमा रहा है उसके पास जो मिलजुल के इनकम आ रही है उसमें से वर्क इनकम कितनी है, प्रॉपर्टी इनकम कितनी है, टेम्पररी इनकम कितनी है, परमानेंट इनकम कितनी है, जेन्युइन है कि फिक्शिशियस कैपिटल गेन्स है, तो ये पता करने में डिफिकल्टी आती थी। But once actual spending is taken as a base of taxation, all problems of income tax are resolved. और उनका कहना था कि इनकम को छोड़ो, ये देखो बंदा खर्च कब रहा है, खर्चे कब करेगा। जैसे ही खर्चा करे टैक्स लगा दो। तो जो भी इनकम टैक्स में अगर इनकम को बेस लेते हुए टैक्सेबल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टैक्स निकालते तो वहां पे जितनी भी दिक्कत आ रही थी वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है। यहाँ पे उन्होंने ये सपोर्ट कर दिया कि जब खर्चा हो तब टैक्स लगाया जाए। अब हो सकता है कि एक पर्सन है मिस्टर ए, उसने 5 साल तक, दिख रहा है ना, उसने 5 साल तक सिर्फ सेविंग्स करी, उसने खर्च करी नहीं। जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो किसी फैमिली मेंबर ने पूरी कर दी, उसने अपने ऊपर 1 रुपए खर्च नहीं करा। तो 5 सालों तक गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिला। 6ठे साल 6th ईयर इसने सारी इनकम खर्च कर दी। से इन द वेडिंग में सारी इनकम खर्च कर दी। अब गवर्नमेंट को टैक्स कब मिलेगा? 6th ईयर, एज्यूमिंग दैट वेडिंग शुड बी टैक्सेबल। तो गवर्नमेंट को टैक्स कब मिला? 6ठे साल। तो गवर्नमेंट के 5 साल बैठी रहेगी। मान लो मिस्टर ए एक है, ऐसे लाखों लोग हो गए, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स मिलेगा नहीं 5 साल तक। गवर्नमेंट अपना काम कैसे करेगी? तो इसीलिए टैक्सेशन एक्सपेंडिचर को बेस मानते हुए जो टैक्स कैलकुलेट करने की बात की गई थी उसे अवॉइड करा गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट हुआ, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, लड़ाई हो गई, मतलब बातचीत में लड़ाई हो गई। तो ये चीज थी। तो एक्सपेंडिचर टैक्स अब यूज नहीं होता है, इनकम टैक्स यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज कमोडिटी टैक्स। और हम लोग पढ़ चुके हैं कमोडिटी टैक्स। ध्यान है ना, स्टार्टिंग की वीडियो में पढ़ा था। 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस ऑन इनकम एंड टैक्सेस ऑन कमोडिटी, पर्सनल इम्पर्सनल। हाँ, वही चीज है। तो कमोडिटी टैक्सेस
So commodity taxes are taxes levied on the transaction of goods and non-factor services. Commodity taxes are generally divided into the two broad classes. वही चीज, सबसे पहले तो जो डोमेस्टिकली कंज्यूम और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है उनके ऊपर टैक्स लगाना है, और बाहर से जो आ रहा है या बाहर जो जा रहा है उन पर टैक्स लगाना है. सो टैक्सेस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एंड टैक्सेस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड. जो प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं, अच्छा यहाँ पे देखो एक नया वर्ड आया, ये तो कमोडिटी टैक्सेस हम पढ़ चुके थे, इतना पोर्शन. फिर यहाँ पे एक वर्ड आया प्रोडक्शन टैक्सेस. प्रोडक्शन टैक्सेस प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान लगाए जाते हैं. मतलब जैसे एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन बन रहा है और उस टाइम जो टैक्स लगे, बना नहीं है कंप्लीट, उससे पहले, बनने से पहले जो टैक्स लगे, दीज आर द प्रोडक्शन टैक्सेस. So production taxes are levied on the goods before they enter the distribution chain. Distribution chain का मतलब रिटेलर होलसेलर वाली जो चेन होती है उसमें एंटर होने से पहले जितने भी टैक्सेस लग रहे हैं वो प्रोडक्शन टैक्सेस है. द मोस्ट कॉमन जनरल टैक्स ऑन द प्रोडक्शन आर टर्नओवर टैक्स. अब प्रोडक्शन के ऊपर जो सबसे ज्यादा टैक्स लगता है विच इज द टर्नओवर टैक्स. टर्नओवर का मतलब एक तरीके से टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स के ऊपर जो टैक्स लगे वो टर्नओवर टैक्स. कमोडिटी टैक्सेस ऑन कंजप्शन. अगर कंजप्शन की बात करें तो दो टैक्स होंगे, जनरल सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स. और अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड पर दो टैक्स होते हैं. एक तो इंपोर्ट करते टाइम जो टैक्स हमें देना पड़ता है, जो इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, विच इज द इंपोर्ट टैक्स. और एक्सपोर्ट करते टाइम जो हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं, दीज आर द एक्सपोर्ट टैक्सेस. ठीक है, तो हमारी सेकंड कैटेगरी भी पूरी होती है कमोडिटी टैक्सेस की. इसके बाद है हमारे पास सेवेंथ कैटेगरी विच इज द एक्साइज टैक्सेशन. एक्साइज टैक्सेशन जो है वो जनरली डोमेस्टिक कंजप्शन और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर लगाया जाता है. सो एक्साइज टैक्सेशन आर जनरली डिफाइंड एज इनलैंड टैक्सेस और ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज फॉर सेल एंड कंजप्शन विद इन द कंट्री. ठीक है, एक्साइज ड्यूटीज या एक्साइज टैक्स डोमेस्टिकली कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड डोमेस्टिकली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर लगाए जाते हैं जो कि विद इन द कंट्री रहते हैं. दो ओरिजिनली रिवीड ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, excises are now applied equally to the imported and domestically produced goods with either specific or ad valorem rates. ये नहीं लाएगा. यहाँ पे तो बोला गया कि जो एक्साइज टैक्सेस हैं वो इनलैंड टैक्सेस होते हैं, विद इन द कंट्री लगते हैं, लेकिन अब से जो हमारे एक्साइज टैक्सेस हैं वो इंपोर्ट पर भी इक्वली लगेंगे. ठीक है, आर लिवीड ऑन इंपोर्टेड एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स विद ईदर स्पेसिफिक और एड वैलोरम रेट. स्पेसिफिक क्या होता है, सपोज एक एसी आई है बाहर से और उस एसी पे एक्साइज लगाया गया 1000 रुपीज, दिस इज द स्पेसिफिक. एक एसी आई है बाहर से, उसकी एमआरपी है, चलो एक बार फिर से एग्जांपल को रिपीट करते हैं. एक एसी आई बाहर से, उसकी एमआरपी है 10,000 और उस पे 10,000 की एसी होती है, नहीं होती ना, हाँ रुपए बढ़ाने पड़ेंगे. तो सपोज करो एक एसी आई है बाहर से, इंपोर्टेड एसी है और वो आई है 50,000 की. अब ठीक है, 50,000 की एसी आई है और उस पे एक्साइज लगा है सपोज 5,000. दिस इज द स्पेसिफिक रेट ऑफ एक्साइज. ठीक है, 5,000 इज द स्पेसिफिक. एक एसी आई है बाहर से जिसकी एमआरपी है 70,000 और उस पर भी 5,000 का एक रेट लगा हुआ है, तो दीज आर द स्पेसिफिक. लेकिन अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाए, विच इज सपोज 10% ऑफ द एमआरपी, तो पहली वाली एसी पे तो 5,000 मिलेंगे, दूसरी वाले पे कितने मिलेंगे, 7,000. जो 70,000 की है ना, उस पर 7,000 एक्साइज मिलेगा. सो दिस इज द एड वैलोरम. एड वैलोरम का मतलब जो भी उसका अमाउंट होगा उस पर हम एक स्पेसिफिक परसेंटेज लगा देंगे, नॉट ए स्पेसिफिक अमाउंट. ठीक है, तो जो एक्साइज होते हैं वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और एड वैलोरम भी हो सकते हैं. A study of growth of excise taxation would bring out clearly the main aim of this levy has always been the revenue. एक स्टडी पहले की गई अर्लियर टाइम्स में और एक्साइज टैक्सेशन का एक मेन मोटिव निकाला गया, एंड विच इज द रेवेन्यू जनरेशन. गवर्नमेंट को लगता था कि जब भी रेवेन्यू कम हो रही है वो एक्साइज बढ़ा देते थे इंपोर्ट्स पे, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो भाई बाहर से मंगाएंगे, उन्हें बाहर के खाने की लत लग गई है एक तरीके से, ये वो सोचते थे. तो जब एक्साइज आता था, जब इंपोर्ट करते थे तो उस पर एक्साइज बढ़ाने से गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ जाती थी. दिस इज द मेन एम ऑफ एक्साइज टैक्सेशन. Whenever greater need of revenue was felt, as during the periods of war and depression, this tax was taken resource to.
ठीक है, इस टैक्स का यूज किया जाता था। लेकिन एक्साइज टैक्सेशन का एक सेकंड पर्पस भी होता था एंड इट हैज बीन यूज्ड एज अ सेकेंडरी यूज, दैट इज द कर्टेलमेंट ऑफ द सर्टेन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को लगता है कि इस कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हमें रोकना है या कम करना है, तो उस पे एक्साइज 100%, 200% लगा दिया जाता था। मींस विद द सेम अमाउंट, जैसे 70,000 की एसी है तो 70,000 ही एक्साइज लगा दिया, या फिर उसका डबल अमाउंट एक्साइज लगा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता था सर्टेन टाइप का, उसे कर्टेल किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, सो दिस इज द एक्साइज टैक्सेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। हाँ, बात आती है सेल्स टैक्सेशन की, जिसे हम नहीं पढ़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि सेल्स टैक्सेशन जी हम लोग पढ़ेंगे वेट के साथ। वेट में थोड़ा सा जिक्र होगा सेल्स टैक्सेशन का, हम लोग उसे वहां कवर कर लेंगे, यहां नहीं कर रहे हैं डिटेल में। और बढ़ते अपने लास्ट टैक्स की तरफ, विच इज द टैक्सेस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड पे लगते हैं कस्टम ड्यूटीज। अब कस्टम ड्यूटी अगेन दो तरीके की होंगी, अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी। Taxes on international trade are popularly known as the custom duties. Custom duties are of two types: import duties and export duties. Import duties are the duties imposed on the import of goods. Export duties are the duties imposed on export of goods. सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी है, इसको आपको अपने तरीके से एग्जेगरेट करके बताना है, जिससे कि आप कॉपी के पेजेस भर सको और आपको नंबर मिल सके। जो लॉन्ग आंसर होते हैं ना 15-8 नंबर के, तो उनमें इस तरीके से एग्जेगरेट करके लिख देना। पहले तो ये बना देना फ्लो चार्ट, फिर इसी को एक्सप्लेन कर देना, फिर एग्जाम्पल लिख देना, इफ वी आर परचेजिंग फ्रॉम दिस कंट्री टू दैट एंड इफ वी आर सेलिंग फ्रॉम आर कंट्री टू दैट कंट्री, दिस इज नोन एज इम्पोर्ट एंड दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना, बढ़ा चढ़ा के लिख देना, पेज बढ़ने नंबर मिल जाएंगे। हाँ, सही लिखना, बस कहानी लिख के मत आ जाना। So only import duties are important from the revenue point of view in low and middle income countries. जो low income और middle income countries होती हैं उनके लिए तो import duties अच्छी है, क्योंकि पहले से ही वो कम कमा रहे, मतलब पहले से ही वो कैसे हैं, छोटे हैं इनकम वाइज, और वहां पर अगर वो छोटे हैं तो उनका जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी कम हो रहा होगा, तो इम्पोर्ट ड्यूटीज उनके लिए अच्छी हैं, क्योंकि अगर वो इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाती हैं तो उनके जो रेसिडेंट्स बाहर से सामान मंगाते हैं तो गवर्नमेंट को इनकम हो जाती है। बट दे आर ऑफ नो सिग्निफिकेंस इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, डेवलप्ड इकोनॉमीज इतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं करती, तो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Export taxes have hardly been important from the revenue point of view in any developing country for a long period of time. अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, मींस उस कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है मार्केट में, और वो उस प्रोडक्ट पर, वो उसके एक्सपोर्ट पर अगर टैक्स लगा देते हैं तो गवर्नमेंट को तो फायदा होगा, लेकिन जो एक्सपोर्ट कर रहा होगा, जो एक्सपोर्टर होगा, उसको घाटा हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा के रखना इज नॉट मच पॉसिबल। क्लियर? चलो भाई, आपका एक होमवर्क है, आपको 2 गुड्स बताने हैं विच इज द मोस्ट इंपोर्टेड गुड एंड मोस्ट एक्सपोर्टेड गुड इन एंड फ्रॉम इंडिया। जो इंडिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है और जो इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, वो आपको सर्च करना है और कमेंट डाउन करके बताना है, ऑब्वियसली अगर आपका मन है तो। लास्ट हमारा था वैट एंड जीएसटी, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 14 में नोट्स बने नहीं है, बन रहे हैं, चल रही है गाड़ी धीरे धीरे। तो जो हमारे टैक्सेस थे, लाइक ये इनकम टैक्स हमने पढ़ लिया, एग्रीकल्चर टैक्सेशन हो गया, टैक्सेशन ऑन वेल्थ ये हमने नहीं पढ़ा, बाकी के सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसी के बाद आ जाएगी, जिसमें हम वैट और जीएसटी करेंगे। ओके, so that is all about this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड्स।